Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're continuing with our discussion of alternating current. यहाँ पर अब हम दो बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे जो कभी कभी हमें यूज होंगे आगे चल के, तो पहले वो हम कर लेंगे, उसके बाद विल टॉक अबाउट द सर्किट्स एग्जैक्टली. द फर्स्ट इज मीन वैल्यू ऑफ करंट. ओके, मीन वैल्यू ऑफ करंट. नाउ वी नो कि करंट जो है इन एन एसी सर्किट ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली. The current versus time oscillates sinusoidally. So ये continuously change हो रही है. Okay, continuously change हो रही है. अब इसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगा, मीन या एवरेज वैल्यू क्या होगा, वो हमें देखना है. दो तरीकों से हम एवरेज डिफाइन करते हैं. एक केस में वो सिंपली कॉल इट मीन वैल्यू ऑफ करंट या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और दूसरे केस में जो इसके बाद आएगा वो कॉल दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. वो देखेंगे हम. अब यहां पर अगर मेरे पास कोई सर्किट है, लेट्स सपोज आई हैव रेजिस्टेंस R और आपने एक एसी जनरेटर इसमें लगा दिया है. दिस इज सिंबल फॉर एसी जनरेटर जो ईएमएफ दे रहा है E0 साइन ऑफ ओमेगा dt, साइनोसॉइडल ईएमएफ, जिसके वजह से इसमें करंट जो होगी वो साइनोसॉइडल करंट होगी, करंट आए. अब इसके वजह से कुछ चार्ज फ्लो होगी. So there is some charge flowing. अब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, तो चार्ज का फ्लो भी चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी चेंज होगा. कभी ये क्लॉकवाइज फ्लो कर लेगा, कभी काउंटर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर काउंटर क्लॉकवाइज, वो तो वहां पर होगा. अब इस करंट का एवरेज वैल्यू जो हम यहां पर डिफाइन कर लेंगे, वो हम डिफाइन कर लेंगे एज पर चार्ज फ्लोइंग. चार्ज फ्लो के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर लेंगे. सो व्हाट आई डू इज, मैं इसका सेम सर्किट ले रहा हूं, सेम रेजिस्टेंस R, लेकिन इस एसी सर्किट को, एसी जनरेटर को रिप्लेस कर रहा हूं बाय डीसी सोर्स, बैटरी से इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं. बैटरी, कोई बैटरी विद ईएमएफ. अब इसमें भी करंट फ्लो हो जाएगी. अब यहां पर क्या होगा कि कांस्टेंट करंट होगी. ओके, कांस्टेंट और यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होगी. अब यहां पर हमें करंट का वैल्यू ऐसे सेट करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट ऐसे सेट करना है ताकि इन ए गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जितनी करंट इस करंट के वजह से, जितनी चार्ज इस करंट के वजह से फ्लो हो गई होगी इन दिस सर्किट, उतनी ही चार्ज इसके वजह से फ्लो होनी चाहिए. ओके, सो उतनी ही चार्ज फ्लोइंग जो होगी वो सेम होनी चाहिए इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. सो जितनी चार्ज यहां पर फ्लो हुई होगी बिकॉज ऑफ द एक्चुअल एसी करंट, उतनी ही चार्ज यहां पर भी फ्लो होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट करंट. अगर ऐसा हुआ देन दैट कांस्टेंट करंट वी कॉल एज एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एसी. सो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ टाइम इंटरवल इज दैट कांस्टेंट करंट. ओके, इज दैट कांस्टेंट करंट which sends the same charge through the same circuit as done by the actual current. Okay, as done by the actual current. So ये कांस्टेंट अब करंट जो है इसका एवरेज वैल्यू अगर हम लेंगे, ये कांस्टेंट करंट इसका एवरेज वैल्यू है, दैट मींस कि चार्ज फ्लो जो होगी वो सेम होगी, चार्ज फ्लो जो होगी वो सेम होगी इन द सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन द सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी. अब वो आई एवरेज जो होगा वो किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ आई, वो हमने देखना है. अब आई जो है, करंट I हमें पता है इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा dt. मैं φ0 ले रहा हूं यहां पर फाइ का कोई रोल ही नहीं होगा, सो वी जस्ट टेक φ0. सो I इज इक्वल I0 साइन ऑफ ओमेगा dt. I0 इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा d इसकी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रिमेंबर ड्रिवन एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और t इज द टाइम. कॉल दिस इक्वेशन 1. अब चार्ज फ्लो, चार्ज हमें पता है, चार्ज फ्लो जो होगी, we know कि current I is equal to dq by dt. Okay, is equal to dq by dt, or we can write dq is equal to I dt. Integrating dq की इंटीग्रेशन सीधे मैं q लिखूंगा is equal to integration of I dt from t1 to t2. From t1 to t2.
तो ये आपको चार्ज फ्लो देगा इन अ टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2। चार्ज कितनी फ्लो होगी बिकॉज ऑफ दिस AC करंट दैट इज गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन ऑफ I dt, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब अगर करंट कांस्टेंट है यहां पर, अब करंट कांस्टेंट होने के केस में व्हाट वी कैन डू इज, इन केस ऑफ कांस्टेंट करंट या फिर एवरेज करंट, जो भी आप लिखना चाहें, हमें पता है कि I एवरेज इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा t। ओके, सो we can write Q is equal to I average delta T. Call this equation 2. So Q के लिए अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी हमें चार्ज फ्लो दे रहा है, इक्वेशन 2 भी सेम टाइम इंटरवल डेल्टा T जो है दैट इज दिस T2 minus T1, सेम टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं। और अगर ये एवरेज वैल्यू है इस करंट का, तब हमें बाय डेफिनेशन हमें पता है कि चार्ज फ्लो जो होगी वो सेम होगी। सो इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों सेम होने चाहिए। 1 and 2 implies I average delta t is equal to integration of I dt from t1 to t2। ये इक्वेशन अब हम सॉल्व कर लेंगे टू फाइंड आउट एवरेज करंट, टू फाइंड आउट एवरेज करंट। ये इक्वेशन बाय द वे, ये इक्वेशन वैलिड रहेगी किसी भी फंक्शन के लिए। कोई भी फंक्शन के लिए अगर आपको एवरेज निकालना होगा, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है f of x, ओके, इट्स सम फंक्शन ऑफ x, तो इसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं f एवरेज डेल्टा x। अब डेल्टा t के बदले में डेल्टा x इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम x1 टू x2, जो भी फिर टाइम इंटरवल होगा। ओके, जो भी स्क्वायर का अगर एवरेज लेना होगा तो यहां से स्क्वायर, यहां से स्क्वायर, वो भी हम कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर करंट, ये तो जनरल फॉर्मूला है। आप अगर जनरल फॉर्मूला आपके पास है तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ I का वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड इंटीग्रल को सॉल्व करके ये डेल्टा t I एवरेज जो है वो जरा हम निकालते हैं। अब मैं यहां पर लिखूंगा I एवरेज इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, I के बदले में विल राइट दिस थिंग I0 साइन ऑफ ओमेगा dt इंटू dt विद टाइम इंटरवल t1 टू t2, ये हम यूज कर लेंगे। सो दिस इंप्लाइज I एवरेज into delta t is equal, अब I0 तो कांस्टेंट है, दैट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। वहां बच गया साइन ऑफ ओमेगा dt, साइन ऑफ ओमेगा dt की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, साइन ax की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, साइन की इंटीग्रेशन माइनस होती है, माइनस कॉस, सो माइनस कॉस ओमेगा dt डिवाइडेड बाय ओमेगा d। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाय a, ओके, डिवाइडेड बाय a विद लिमिट्स t1 टू t2, लिमिट्स t1 टू t2, ये अब हमारे पास है। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इंप्लाइज I एवरेज इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस I0 डिवाइडेड बाय ओमेगा d कॉस ऑफ ओमेगा d t2 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा d t1। कॉल दिस इक्वेशन 4, ओके, इक्वेशन 4। अब हम टाइम इंटरवल अभी हमने कोई डिफाइन नहीं किया था कि हम कौन सा वाला टाइम इंटरवल लेंगे, तो अब हम वो टाइम इंटरवल लेते हैं और यहां पर t1 और t2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट्स फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है वो किसके बराबर होगा। दो केसेस हम लेंगे, दो इंटरवल्स हम लेंगे, टाइम इंटरवल्स। एक टाइम इंटरवल मैं लूंगा हाफ साइकिल के लिए, ओके, जो फेमसली लिया जाता है एक्चुअली हाफ साइकिल के लिए। सो केस 1, I average for half cycle, I average for half cycle। अब हाफ साइकिल का मतलब होगा कि t1 अगर हम 0 लेंगे
और t2 जो है वो t डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, टाइम पीरियड का हाफ साइकिल वही हुआ, टाइम पीरियड का हाफ। और टाइम पीरियड और एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, t इज इक्वल टू ओमेगा d डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा d, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा d। ओके, तो ये हम वहां पर यूज कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 4 implies I एवरेज डेल्टा t अब है t बाई 2 माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इज इक्वल टू माइनस I जीरो डिवाइडेड बाई ओमेगा d टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा d t2 के बदले में। अब t2 जो है वो कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 है, कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा d t1। अब t1 0 के बराबर है तो ये सारा एंगल यहां पर 0 बन जाएगा, सो कॉस ऑफ 0। सो दिस इंप्लाइज I एवरेज into t divided by 2 is equal to minus I0 divided by omega d into cos of अब यहां पर t का वैल्यू जो है वो हम ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा d। तो ओमेगा d तो पहले से ही है ये, और डिवाइडेड बाय 2 भी पहले से ही है, और t के बदले में ये लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा d माइनस कॉस ऑफ 0 इज जस्ट 1। अब यहां पर ओमेगा d एंड ओमेगा d विल कैंसिल आउट, 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट, तो कॉस ऑफ पाई बच गया। ओके, कॉस ऑफ पाई। अब कॉस ऑफ पाई जो है किसके बराबर होता है? cos of pi is cos of 180, cos 180 is -1, ओके, -1, तो ये बन जाएगा माइनस I0 डिवाइडेड बाय ओमेगा d इंटू cos of pi is -1 यहां पर और एक है। ओके, सो दिस इंप्लाइज I एवरेज इंटू, यहां पर भी t के बदले में ये लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा d, और 2 पहले से ही वहां पर, ओके, 2 पहले से ही, और t के बदले में 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा d इज इक्वल टू, अब ये -2 माइनस माइनस इज प्लस, सो ट्वाइस I0 डिवाइडेड बाय ओमेगा d, ट्वाइस I0 डिवाइडेड बाय ओमेगा d। तो यहां पर अब ओमेगा d एंड ओमेगा d विल कैंसिल आउट, 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट, तो क्या बच गया? This implies I average is equal to 2 को ऊपर लेते हैं, twice I0, इस पाई को नीचे लाते हैं, so 2 divided by pi times I0, okay, 2 divided by pi times I0, which is 0.637 times I0, which is 63.7% of I0. So average value of current जो है 2 divided by pi times I0. I0 is the amplitude of the current. Okay, I0 is the amplitude of the current. Is 0.637 times the amplitude. Yeah, 63% of 63.7% of I0. 63.7% of the current amplitude. So current amplitude जो भी होगा उसका 63.7% of amplitude जो है वही एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है। फिर से याद करें, एवरेज वैल्यू हम डिफाइन कैसे करते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज दैट कांस्टेंट करंट which sends the same charge through the same circuit as done by the original current. So charge flow जो होगा सेम होना चाहिए in the same interval. So that average current is 2 divided by pi times I0 is equal to 0.637 times I0 या फिर 63.7% of I0. Now average value of current जब भी आएगा without mentioning के interval कौन सा है, तो हम for granted लेंगे कि यह हाफ साइकिल की बात चल रही है। अगर टाइम इंटरवल मेंशन नहीं है तो विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाफ साइकिल की बात चल रही है, और एवरेज वैल्यू हम लेंगे 63.7% ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। इज दैट फाइन? दूसरा भी हम लेंगे एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ओके, फॉर वन कंप्लीट साइकिल भी हम लेंगे, तो मैं इसको रब कर लेता हूं।
यहां से रब कर लेते हैं। सो हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट इज 63.7% ऑफ करंट एम्पलीट्यूड। अब फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल का मतलब होगा T1 0 के बराबर है और T2 जो है वो T के बराबर है। ओके, T2 इज T, टाइम पीरियड। अब इसमें पहले जरा मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं और लेट्स सी व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। ये 0 टाइम, ये कैपिटल T, ये कैपिटल T। पहले हाफ साइकिल में, इस हाफ साइकिल में करंट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन और दूसरे हाफ साइकिल में करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले हाफ साइकिल में चार्ज इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन और दूसरे हाफ साइकिल में चार्ज इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जितनी चार्ज यहां पर फ्लो होगी एक डायरेक्शन में, उतनी ही चार्ज दूसरे हाफ साइकिल में फ्लो होगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर पहले हाफ साइकिल में चार्ज क्यू फ्लो हो रही है सपोज क्लॉकवाइज और दूसरे हाफ साइकिल में सेम क्यू फ्लो हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। सो व्हाट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? नेट चार्ज फ्लोइंग इज 0 देन। सो जितना यहां पर एक डायरेक्शन में फ्लो होगा उतना ही यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लोइंग जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो दैट वुड मीन कि एवरेज करंट जो है वो भी 0 होनी चाहिए। एवरेज करंट मस्ट बी 0। जब कांस्टेंट करंट 0 होगी तभी चार्ज फ्लो जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जब यहां पर करंट ही नहीं होगी तो चार्ज फ्लो जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो जितनी चार्ज यहां पर एक कंप्लीट साइकिल में फ्लो होगी विच इज 0, क्योंकि हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज क्यू, दूसरे हाफ साइकिल में काउंटर क्लॉकवाइज क्यू। सो नेट चार्ज फ्लोइंग इज 0। सपोज आप यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, 1 माइक्रोकूलम फ्लो हो रहा है राइटवर्ड पहले हाफ साइकिल में, दूसरे हाफ साइकिल में इतनी ही करंट फ्लो हो रही है यानी कि 1 माइक्रोकूलम लेकिन लेफ्टवर्ड। सो व्हाट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन? 0। 1 माइक्रोकूलम विल कैंसिल आउट, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी चार्ज फ्लो जो है वो 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पर कांस्टेंट करंट है तो यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पर करंट 0 होगी तभी जाके चार्ज फ्लो 0 होगा। Okay, so we expect the average value of current जो होगा वो 0 होना चाहिए। Let's see if we get that 0 from this equation or not. So equation 4 हम यहां पर अब लिखेंगे with these limits I average times, अब डेल्टा t के बदले में हम लिखेंगे t minus 0 is equal to minus I0 divided by omega d times cos of omega d t2 cos of ओमेगा डी T2 के बदले में T, ओके, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा डी T1। T1 0 के बराबर है तो ये सारा एंगल 0 बन जाएगा। ओके, सारा एंगल 0। सो दिस इंप्लाइज I एवरेज into T minus 0 is just T is equal to minus I0 divided by omega d into अब cos of omega d into T, ओमेगा डी इंटू टी के बाद में ये लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1। अब यहां पर ओमेगा डी एंड ओमेगा डी विल कैंसिल आउट। क्या बच गया? कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई इज कॉस ऑफ 360, 2 पाई इज 360 डिग्री, कॉस ऑफ 360 इज सेम एज कॉस ऑफ 0, 1 के बराबर। So this means average value of current into time interval t, जो एक complete cycle वाला time period है, is equal to minus I0 divided by omega d times cos of 2 pi is 1 minus 1 that is 0, तो ये सारा 0 बन जाएगा। So I average into t is equal to 0. This implies I average is equal to 0. So as we expected, we already knew this because you are smart. जितना इस पार्ट में चार्ज फ्लो होगी एक डायरेक्शन में उतनी ही चार्ज इस पार्ट में फ्लो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, विद द रिजल्ट चार्ज फ्लो जो होगी, टोटल चार्ज फ्लो जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो एवरेज करंट भी 0 के बराबर होनी चाहिए। सो एवरेज करंट इज 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल। दिस इज नॉट हाफ साइकिल, ये फुल साइकिल था। So average current for full cycle is 0. Half cycle के लिए 63.7% of current amplitude. Okay, half cycle के लिए 63.7% of amplitude. Now this does not serve any purpose. This does not serve any purpose for us.
Average current is 0. What will we do with that? So what we do is हम एवरेज वैल्यू जो है वो बाय स्टैंडर्ड जो है वो हाफ से लेने को, तो हम किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ले सकते हैं. हमने हाफ साइकिल ले लिया, हमने फुल साइकिल ले लिया, आप 1.5 साइकिल ले सकते हैं, आप 2 साइकिल ले सकते हैं, आप 4 साइकिल ले सकते हैं, आप कोई भी इंटरवल सिलेक्ट कर सकते हैं. 0 to 1 सेकंड, 0 to 2 सेकंड, 0 to 5 सेकंड, 0 to 10 सेकंड, कोई भी इंटरवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन स्टैंडर्ड जो होगा वो हाफ साइकिल होगा. स्टैंडर्ड जो होगा, इसलिए मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में या कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि टाइम इंटरवल कितना है, तो हम वहां पर फॉर ग्रांटेड हाफ साइकिल लेंगे. हाँ, अगर मेंशन है तो लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहां पर ले लिया 0 to t ले लिया. Okay, so average value of current is for half cycle is 63.7% of maximum current, which is the amplitude of current, और full cycle के लिए it's just 0. Okay, full cycle के लिए it's just 0. Okay, so ये तो average value of current हुआ. Now we'll go for, अच्छा यहां पर और एक बात, I average आपने देख लिया is 2 divided by pi times I0, या फिर 63.7% of I0. अगर EMF का एवरेज वैल्यू लेना होगा, वोल्टेज का एवरेज, वो एग्जैक्टली सेम आएगा, वो करने की दोबारा करने की जरूरत नहीं है. वो भी आएगा 2 divided by pi times I0, which is 63.7% of I0. या वोल्टेज का कहीं होगा, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू इज अगेन 2 divided by pi times V0, यहां पर E0. Average value of EMF is 2 divided by pi times EMF amplitude. Average value of voltage is 2 divided by pi times voltage amplitude, which is 63.7% of V0. Okay, तो तीनों के लिए सेम चीज है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है. बाकियों के लिए we'll just take it for granted, generalize it. I average is 63.7% of I0. E average is 63.7% of E0, which is the EMF amplitude, and V average is 63.7% of voltage amplitude. चलिए अब दूसरे टाइप ऑफ एवरेज की हम बात कर लेंगे, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर के नाम से जानते हैं. So we'll take that now. ओके, अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की बात कर लेंगे. रूट मीन स्क्वायर, इन शॉर्ट इसको RMS से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, IRMS, रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने देखा होगा ग्रेड 11 में थर्मोडायनामिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में. ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट? मैं यहां पर सर्किट लूंगा, AC जनरेटर, AC सोर्स, रेजिस्टेंस R, EMF E, साइनोसॉइडल E0 साइन ऑफ ओमेगा dt. इसके वजह से कुछ करंट, alternating current flow होगी, and that current we know is I is equal to I0 sin of omega dt. Again phi मैं 0 ले रहा हूं. वैसे भी अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होगी सर्किट में phi 0 होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे आने वाले कुछ सेशंस में. अब यहां पर एवरेज जो है, प्रीवियस वाले केस में हमने एवरेज जो है वो डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ चार्ज फ्लो. ओके, इन टर्म्स ऑफ चार्ज फ्लो. यहां पर हम एवरेज लेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट डिसिपेटेड थ्रू इन द रेजिस्टेंस. हीट डिसिपेटेड के हिसाब से एवरेज वैल्यू लेंगे, जिसको हम RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे, हीट डिसिपेटेड के हिसाब से. अब हीट डिसिपेटेड में एक खास बात है कि उसका डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ कोई लेना देना नहीं है. डायरेक्शन ऑफ करंट यहां फ्लो हो जाए या यहां आ जाए, क्लॉकवाइज फ्लो हो जाए या काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो हो जाए, हीट विल बी डिसिपेटेड इन बोथ केसेस. सो यहां पर हाफ साइकिल फुल साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके,
So how do we define this average RMS now? अगर आप कोई टाइम इंटरवल डेल्टा टी लेंगे, उस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इस वाले सर्किट में जो एक्चुअल सर्किट है, अगर हीट एच जनरेट होगी इस रेजिस्टेंस आर में, हीट एच, और किसके बराबर होगी, दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ नॉट आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी. हीट इज आई स्क्वायर आर टी. ओके, जूल्स लॉ आपने किया होगा. अब यहां पर अगर मैं इसको रिप्लेस कर लूं, सेम रेजिस्टेंस आर, लेकिन एसी सोर्स को रिप्लेस कर लूं बाय डीसी सोर्स, सम ईएमएफ ई. अब यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो कांस्टेंट करंट होगी. यहां पर अगर सेम टाइम, सो करंट का वैल्यू आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम करंट जनरेट होनी चाहिए, विच इज सिंपली आई स्क्वायर आर टी या डेल्टा टी. सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तब जाके उस कांस्टेंट करंट को हम कहेंगे दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ. सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज दैट कांस्टेंट करंट, इज दैट कांस्टेंट करंट which generates the same heat, through the same resistance, okay, through the same resistance in the same time interval as done by the actual current. That constant current which generates the same heat in the same interval through the same resistance as done by the actual current. So ये और ये सेम होने चाहिए. अगर ये सेम हुए तब जाके इस करंट को, इस कांस्टेंट करंट को हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट. सो यहां पर आरएमएस हम लिखेंगे. इज दैट फाइन? सो अब ये तो इक्वेट करके हम देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो किसके बराबर होता है. सो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए होगा फॉर actual current, heat generated will be integration of I squared R dt. अब टाइम इंटरवल हम यहां पर फुल साइकिल लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो विल टेक फुल साइकिल 0 to t. I स्क्वायर. अब ये इंटीग्रेशन हमने क्यों की, क्योंकि ये करंट कांस्टेंट करंट नहीं है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा. आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने इज, या फिर फिलहाल ऐसे ही रखें, कॉल दिस इक्वेशन 1. अब जाके फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस के लिए हीट जनरेटेड इज, अब ये कांस्टेंट करंट हमने ली है तो सीधे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, आई आरएमएस. लेकिन सो H इज इक्वल, सेम हीट है तो सेम H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर डेल्टा टी. कॉल दिस इक्वेशन 2. अगर सेम हीट जनरेट हो रही है, तो 1 और 2 में से राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए. 1 and 2 implies that I R M S squared R delta T is equal to integration of I squared R dt from 0 to t. या टाइम इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहां पर 0 to t लिया. अब यहां पर R and R will cancel out. So this implies I R M S squared delta T is equal to integration of I squared dt. I squared dt. Okay, I squared dt. अब यहां पर एक बात पहले जरा नोट कर लें, उसके बाद हम ये सॉल्व कर लेंगे. वो मैं यहां पर लिखता हूं. इसमें आई आर एम एस स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. अब अगर प्रीवियस केस से हमने जो लिया था, रिमेंबर एफ एवरेज इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. डेल्टा एक्स को नीचे लाए तो ये चीज जो है दिस इज एवरेज. लेकिन किसका एवरेज, या इसको जरा
फिर से गौर से देख लें। हमने देखा था स्टार्ट में एफ एवरेज डेल्टा एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम t x1 to x2, जो भी फिर इंटरवल होगा फ्रॉम x1 to x2। एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच में ये रिलेशन होती है। या फिर एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन divided by the interval gives you the average value. So वही चीज यहां पर है, function integration of the function divided by the interval gives you the average. So that means ये average value, लेकिन किसका average value? ये average value होता है, किसका average value? function का average value. So ये average value है, किसका average value? current, लेकिन current square का average, current square का average. So this is average of the square of the current. Okay, this is average of function f of x, this is average of I square, f of x के बदले में है I square, average of I square, that is average of square of the current. Okay, average of square of the current. So ये जो चीज है, this is average of square of current. Okay, average of square of current, not average of current, average of square of current. Current square आपने लिया है, square of the current का average है। तो IRMS अगर हम लेंगे, square को दूसरे साइड से लेंगे, ये बन जाएगा root of I square integration of I square dt divided by delta t। अब देखें रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है average of square of the current या mean of square of the current। ओके, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, ये रूट अब आपने लगा दिया तो ये क्या बन गया, मिलके रूट के साथ क्या बन गया, रूट ऑफ मीन ऑफ या रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, या फिर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, रूट ऑफ मीन ऑफ। सो दिस थिंग इज नाउ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, या simply root mean square value of current, root mean square value of current. This is where it gets this name, root mean square value of current. Okay, so you can see कि ये root है, किसका root है, mean का, किसके mean का, square of the current के mean का। So root of square of mean of the current, root of mean of the square of the current. So पहले current का square लेना है, फिर उसका mean लेना है, फिर उसका root लेना है, root of mean of square of the current. That's where this name comes from, root mean square value of current. Okay, root mean square value of current. So ये part मैंने बस ये नाम को highlight करने के लिए किया था। अब we'll come back here और देखते हैं IRMS किसके बराबर होगा। I का वैल्यू substitute करते हैं, we know I0 sin of omega dt, वो substitute करके देख लेते हैं कि करंट किसके बराबर होगा, IRMS किसके बराबर होगा। Okay, so this implies now IRMS square delta t is equal to integration of I square, तो वो बन जाएगा I0 square sin squared omega dt, फिर जाके dt 0 to capital T, 0 to capital T. So this implies IRMS squared delta t, remember, is the time interval which is simply t minus 0, जो हमने लिया है 0 to t लिया है तो ये t minus 0 है, is equal I0 squared को तो बाहर निकाल दें। अब sin square of omega dt, sin square theta, sin square theta, sin square theta होता है 1 minus cos 2 theta, so 2 omega dt divided by 2 into dt from 0 to capital T, 0 to capital T. So यहाँ पर हमने क्या यूज किया, sin square theta, तो 1 minus cos 2 theta divided by 2. Okay, 1 minus cos 2 theta divided by 2. So let's continue.
This implies IRMS squared into T is equal to I0 squared divided by 2. ये 2 बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बच गया? अंदर 1 बच गया. 1 into dt is dt. इंटीग्रेशन ऑफ dt is t. इंटीग्रेशन भी करनी है, तो 1 into dt is dt. इंटीग्रेशन ऑफ dt is t माइनस cos of 2 ओमेगा d. अब cos की इंटीग्रेशन जो है दैट इज साइन, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा डी टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ओमेगा डी विद लिमिट्स 0 to capital T. 0 to capital T. So this implies IRMS squared T is equal to I0 squared divided by 2. I0 squared divided by 2. या फिर लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि ऐसे लंबा होगा, ऐसे काफी लंबा होगा. अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने बैठे तो ये लंबा हो जाएगा. आई डू इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे. हम इसको यहां पर पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, उससे छोटा हो जाएगा, उससे कम टाइम लग जाएगा. पहले इंटीग्रेशन, अब 2 तो आपने बाहर निकाल दिया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dt is dt लिमिट 0 to capital T. तो ये तो पहला पार्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2 ओमेगा dt into dt, ये 0 to capital T. ओके, यहां पर आसान होगा, यहां पर हम डायरेक्टली कह पाएंगे कि ये किसके बराबर है. अदरवाइज वो स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ लेता. तो यहां पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा. तो पहले इसी की बात करते हैं. दिस थिंग इज इक्वल टू 0. दिस थिंग इज इक्वल टू 0. ना वो कैसे कॉस थीटा का ग्राफ याद करें और इंटीग्रेशन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन याद करें. कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है? पहली बात, कॉस थीटा का ग्राफ इज लाइक दिस. ये 0, ये t cos ऑफ थीटा. अब थीटा के बदले में फिर कुछ भी हो सकता है. अब इंटीग्रेशन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इज एरिया अंडर द कर्व. ओके, इज एरिया अंडर द कर्व. तो एरिया कहां से कहां तक? 0 to capital T. सो 0 to capital T तक जितना एरिया अंडर द कर्व है, एक तो ये पार्ट है और ये पार्ट है और ये पार्ट है. दिस इज एरिया अंडर द कर्व. अब ये देखें, यहां पर ये वाला पार्ट जो है दैट इज काइंड ऑफ हाफ ऑफ द क्रस्ट और ये है हाफ ऑफ द क्रस्ट. तो ये फुल क्रस्ट बन जाएगा, ये दो मिलके फुल क्रस्ट और यहां से फुल ट्रफ है. तो इन दो का मिला के एरिया और इसका एरिया सेम है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाले साइड से है तो ये दोनों जो है वो पॉजिटिव है, और ये जो है एक्स एक्सिस के नीचे वाले साइड में है तो ये नेगेटिव है. अगर ये दो एरियाज मिलके इसके बराबर हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो टोटल एरिया जो है वो किसके बराबर बन जाएगा? जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है. तो टोटल एरिया जो है वो 0 बन जाएगा. टोटल एरिया 0 बन जाएगा, दैट मींस इंटीग्रेशन जो है वो 0 बन जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन है ही एरिया अंडर द कर्व. सो एरिया 0 है, दैट मींस इंटीग्रेशन 0 है. तो ये चीज जो है वो डायरेक्टली 0 के बराबर. इसलिए मैंने वापस यहां पर आ गया दूसरे स्टेप से वापस यहां पर. अदरवाइज उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ता है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पड़ते और काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन के बाद हमें 0 मिल जाता है. तो यहां से डायरेक्टली ये 0 मिल जाता है. ओके, 0. अब so let's move on. IRMS squared T I squared I0 squared divided by 2 into integration of dt is T with limits 0 to capital T. अब ये तो 0 है, वो लिखने की अब जरूरत नहीं है. So this implies IRMS squared T is equal to I0 squared divided by 2. अब ये बन जाएगा T minus 0 is just T. T and T cancels out. So this implies IRMS squared is equal to I0 squared divided by 2, or IRMS is equal to I0 स्क्वायर रूट लेते हैं. यहां पर स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, यहां पर भी स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, लेकिन नीचे 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा. सो IRMS is equal to I0 divided by root 2, which is 0.707 times I0 या फिर 70.7% of I0. So RMS value of current.
ओके, RMS वैल्यू ऑफ करंट 70.7% ऑफ I0, 0.707 टाइम्स I0, या फिर I0 डिवाइडेड बाय रूट 2. RMS value of current is peak value of current, peak value, amplitude of current, maximum value of current, जो भी आप कहना चाहिए, divided by root 2, या फिर 0.707 times I0, या फिर 70.7% of I0. ऐसे अगर ERMS लेना होगा, that will be same, E0 divided by root 2, same चीज, E0 divided by root 2, या फिर 70.7% of E0. सेम, तो इसको दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है. सो RMS वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट? इट इज दैट कांस्टेंट करंट which dissipates the same heat in the same time interval in the same resistance as done by the actual alternating current. Okay, as done by the actual alternating current. और किसके बराबर होता है? I0 divided by root 2, 0.707 times I0, 70.7% of I0. Now something very important. हमारे पास जो AC मीटर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर या ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एमीटर, हमारे घरों में यूजुअली ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है. अब वो वोल्ट मीटर या फिर अगर एमीटर लगा हुआ है तो वो क्या करंट दिखा देगा? करंट तो वैरी कर रही है, करंट तो ऐसे वैरी कर रही है, तो वो कौन सी करंट दिखा देगा? हम नीडल को ऐसे ऐसे होते हुए नहीं देखते हैं. ये बात ध्यान में रखना है कि वो जो करंट दिखाता है वो RMS वैल्यू ऑफ करंट दिखाता है. वोल्टेज जो होती है वो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है. सो हमारे घरों में अगर बराबर वोल्टेज है 220 वोल्ट्स जो है वो वोल्टेज का RMS वैल्यू है 220 वोल्ट्स. ओके, 220 वोल्ट्स. सो जो मीटर्स होते हैं वो RMS वैल्यूज दिखाते हैं. और अगर किसी क्वेश्चन में दिखाया होगा, लिखा होगा कि AC सोर्स वोल्टेज जो है वो है 220 या 100 वोल्ट, सपोज AC सोर्स वोल्टेज इज 100 वोल्ट्स, उसका मतलब है RMS वैल्यू इज 100 वोल्ट्स. ओके, वो RMS वैल्यू दिया हुआ होता है. अगर कहा गया होगा कि करंट जो है दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स, वो RMS वैल्यू ऑफ करंट होती है. सो RMS दैट मींस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर हमने हीट कंसीडर की है, हीट जनरेटेड कंसीडर की है. दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड. हमें इसके साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कि चार्ज कितनी फ्लो होती है, हीट कितनी डिसिपेट होती है उसके साथ, हमारा एनर्जी के साथ हमारा लेना देना होता है. दैट्स व्हाई RMS जो है, RMS वैल्यू जो है दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. Okay, that's more important. So मीटर जो होंगे वो RMS वैल्यू दिखाते हैं, RMS वैल्यू ऑफ करंट या फिर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज. क्वेश्चंस में अगर सीधे लिखा होगा वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, वो RMS वैल्यू है. करंट ऑफ 20 एम्पियर, करंट ऑफ 50 एम्पियर, करंट ऑफ 100 एम्पियर, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट. ओके, RMS वैल्यू ऑफ करंट. सो ये दो डेफिनेशंस थी, दो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, मीन वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. अब इन दो टॉप्स पे छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस 2-3 कर लेंगे आगे सेशंस में. तो ये सेशन हम यहाँ पर कंक्लूड कर लेंगे. नाउ अब नेक्स्ट सेशन में हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे. ओके.